16 अक्षर। रायन ने अपना सिर हिलाया। पत्र में सिर्फ 2 सरल वाक्य थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति गहरी मुसीबत में फंसा हुआ हमारी मदद मांग रहा हो। क्या उसने यह नहीं बताया कि वह किस तरह की मुसीबत में है? लुमियन ने राहत की सांस ली। और या उसके पत्र मित्रों का पत्र इतना छोटा होना नामुमकिन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ नहीं, रयान ने एक हल्की आह भरते हुए उत्तर दिया। ल्यूमियन मन ही मन उनका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। ये तो बस मदद मांगने वाला एक पत्र है, और तुम यहाँ आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये कोई मजाक है? यहाँ तक कि धर्म जांच आयोग के लोग भी तुम्हारे जितने उत्साहित नहीं हैं। क्या ये जरूरत से ज्यादा अच्छाई, दयालुता और मिशन जैसा व्यवहार नहीं है? सामान्यतः वह इन विचारों को खुलकर व्यक्त कर देता, लेकिन उसे उनसे जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अपनी जबान पर लगाम लगाए और खुद को धैर्य रखने के लिए मजबूर किया। अपनी शंकाओं के बावजूद लुमियन जानता था कि रयान उसे पूरी बात नहीं बताएगा। कॉडू आने और उस अस्पष्ट पत्र लिखने वाले व्यक्ति की तलाश करने के पीछे उनके कुछ अन्य कारण या विचार अवश्य होंगे। ओह, लुमियन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और हिचकिचाते हुए कहा, आप मुझे पत्र क्यों नहीं दिखाते? शायद मैं उनकी लिखावट से लेखक की पहचान कर सकूं। अपने बालों में पाउडर लगाए वैलेंटाइन ने लुमियन को ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? लिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या आप हस्तलेख का मूल्यांकन करना जानते हैं? मुश्किल से लुमियन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। फिर उसने मन ही मन कहा, और मेरी खुद की लिखावट का मूल्यांकन कर पाना भी एक प्रकार का मूल्यांकन ही माना जाता है। ये बेकार है, रयान ने सिर हिलाते हुए बीच में कहा। पत्र का हर शब्द एक नोटबुक से लिया गया था, और पूरा वाक्य कटे फटे टुकड़ों से बना था। ल्यूमियन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि लेखक इतना सतर्क क्यों था। मदद मांगते समय अपनी पहचान इतनी छिपा क्यों रहा था? क्या उसे पकड़े जाने और बदले की कार्रवाई का डर था, या फिर उसमें कुछ ऐसी खामी थी जिसे वह उजागर नहीं होने देना चाहता था? ल्यूमियन ने लेखक की मानसिकता का विश्लेषण करने की कोशिश की। लुमियन ने समझदारी का भाव दिखाते हुए कहा, तो आप गांव के लोगों से बात कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या किसी और को भी अपनी नीली लिवरी में इसी तरह की क्षति का सामना करना पड़ा है? लेकिन पत्र लिखने वाला व्यक्ति बिना किसी को बताए एक नई नीली किताब खरीद सकता था, या फिर इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक भी सकता था। यह उन सुरागों में से एक है जिनका हम पीछा कर रहे हैं, रयान ने शांत भाव से समझाया। लुमियन ने खुद को बिल्कुल भी बाहरी व्यक्ति नहीं समझा और पूछा, क्या कोई और सुराग है? खैर, अगर कोई मदद मांग रहा है, तो कुछ न कुछ जरूर हो रहा होगा, और उसके कुछ न कुछ निशान तो जरूर रह ही जाते हैं, रयान ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। ये बात समझ में आती है, लुमियन ने कहा, रयान और अन्य लोगों के लिए चिंतित दिखते हुए, मानो वह उनकी स्थिति को समझ सकता हो। उसने गंभीरता से वादा किया, मेरी पत्ता को भी, मैं तुम पर नजर रखूंगा। उम्मीद है, हमें कुछ सुराग मिल जाएंगे। धन्यवाद, रयान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लिया ने खुद को संभाला और लुमियन से पूछा, चूंकि हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आगे बढ़ो। लुमियन मुस्कुराया। जब आपने हमें पत्ता गोभी कहा तो सराय में बैठे ग्रामीणों ने क्यों हंसा? लिया को यह सुनकर काफी जिज्ञासा हुई। हालांकि यह शर्मनाक था, लेकिन पत्ता गोभी एक आम स्थानीय बोलचाल का शब्द था, और इस पर हंसी नहीं आनी चाहिए थी। लुमियन ने ईमानदारी से समझाया, बोलचाल की भाषा में कैबेज का अर्थ होता है प्रिय या प्रेमिका। इसका प्रयोग मुख्य रूप से घनिष्ठ मित्रों के बीच या किसी बड़े और छोटे के बीच किया जाता है। माय बनी और माय चिक्स भी इसी प्रकार के शब्द हैं। उन्होंने बोलते समय घनिष्ठ शब्द पर विशेष जोर दिया। फिर मासूमियत भरे भाव से उन्होंने कहा, मैं बस इतना चाहता था कि हम घनिष्ठ मित्र बने। लुमियन के भोले भाले चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसे घनिष्ठ शब्द का अर्थ ही नहीं पता था। ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे वरिष्ठ बनना चाहते हो। लिया को आखिरकार समझ में आ गया कि ग्रामीण क्यों हंस रहे थे। हालांकि लुमियन की व्याख्या पूरी तरह से सच नहीं हो सकती है, लेकिन ये तार्किक रूप से विश्वसनीय थी। रायन ने सहमति में सिर हिलाया। क्या कुछ और है? नहीं, लुमियन ने जवाब दिया। वह बहुत उत्सुक दिखना नहीं चाहता था और अपने और के बारे में संदेह पैदा नहीं करना चाहता था। उनकी बहन जांच से नहीं गुजर सकी।
घंटियों की झनकार के साथ लिया और अन्य लोगों को जाते हुए देखने के बाद लुमियन ओल्ड टैवन के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और रहस्यमय पृष्ठभूमि वाली महिला के जागने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद लुमियन का दोस्त रेमुंड ग्रेग उसके पास आया। लुमियन, क्या तुमने तय कर लिया है कि अगली बार किस किंवदंती की जांच करनी है? रेमुंड ने पूछा। पिछले 2 दिनों में इस मामले में रेमुंड लुमियन से भी अधिक सक्रिय रहा था। आखिरकार उसे न तो कोई अजीब सपने आते थे और न ही खजाना हासिल करने के कोई अन्य तरीके। अभी नहीं, उल्लू पहले ही उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। वह पहले स्थिति की पुष्टि किए बिना किंवदंती की जांच करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मैं लैंड के त्योहार के बाद इस बारे में सोचूंगा, लुमियन ने सहजता से बोलने की कोशिश करते हुए समझाया। ठीक है, बात समझ में आ गई, रेमुंड ने सहमति जताई। तो फिलहाल मुझे ग्रीन वॉचर बनने की जरूरत नहीं है। मैं लैंड के बाद निकल जाऊंगा। अगर इस बीच चरने वाले जानवर आ भी जाएं, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हें अगले कुछ दिनों तक गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है? लुमियन ने रेमुंड से पूछा। रेमुंड ने सहमति में सिर हिलाया और लुमियन मुस्कुराई। क्या संयोग है, मैं भी अगले कुछ दिनों तक गांव से बाहर नहीं जा सकता। रेमुंड असमंजस में था। उसने पूछा, क्यों नहीं? लुमियन ने अपनी आवाज धीमी कर ली और गंभीर भाव से बोला। आज सुबह मेरी मुलाकात जादूगरों की किंवदंती में वर्णित उल्लू से हुई। उसने कहा कि अगर गिरजाघर और गांव में ईश्वर की दृष्टि न होती, तो वह मेरी आत्मा को लेकर अथाह गहराई में फेंक देता। रेमुंड सदमे और भय से भर गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या ये सच है? मैंने तुमसे कहा था कि ऐसे दुष्ट प्राणी को उकसाओ मत। रेमुंड ने अचानक लुमियन के चेहरे पर मुस्कान देखी। डॉट 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 तभी रेमुंड को अपने अच्छे दोस्त का स्वभाव याद आया। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये झूठ है ना? उसने गुस्से और चिंता दोनों से भरे स्वर में पूछा। ल्यूमियन के धोखे में एक बार फिर फंस जाने पर वह खुद पर बहुत गुस्सा था। वह जानता था कि ल्यूमियन किस तरह का इंसान है और पहले भी कई बार उसके झांसे में आ चुका था। तुम इतनी बेतुकी बात पर यकीन करते हो? लुमियन हंस पड़ा। चुपचाप, लुमियन ने मन ही मन सोचा कि उसने ये कहानी इसलिए गढ़ी थी ताकि जब रेमुंड दबाव सहन न कर पाए तो वह सीधे गिरजाघर जाकर पश्चाताप न कर सके। रेमुंड ने राहत की सांस ली और कहा, उफ। लुमियन ने रेमुंड को कुछ सलाह दी। भले ही मैंने ये कहानी अभी अभी गढ़ी है, लेकिन ये सच है कि किसी किंवदंती की सच्चाई का पता लगाना खतरनाक हो सकता है। यदि संभव हो तो गांव या गिरजाघर की सुरक्षा से बाहर न निकलें। चुपचाप, लुमियन ने मन ही मन कहा, और यही सच है। हालांकि कहानी का अधिकांश भाग मनगढ़ंत था, आधा सच था। अगर मुझे भविष्य में कई चीजों में तुम्हारी मदद की जरूरत न होती, तो मैं तुम्हें याद न दिलाता और औरों की सलाह को अलग तरीके से न बताता। किसी के जीने या मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रेमुंड को डर का एहसास याद आया और उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। डॉट 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 उसने विषय बदलते हुए पूछा, आप स्प्रिंग एल्फ के पद के लिए किसे वोट देने जा रहे हैं? वसंत ऋतु की परी वसंत ऋतु का प्रतीक थी और उपवास के दौरान कई उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक थी। डारिएज क्षेत्र में पूरा गांव आमतौर पर इस भूमिका को निभाने के लिए एक अविवाहित सुंदर लड़की का चुनाव करता था। आवा, लुमियन ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या वह हमेशा से स्प्रिंग एल्फ बनना नहीं चाहती थी? मैं भी उसे ही चुनूंगा, रेमुंड ने मन ही मन राहत महसूस करते हुए कहा। कल आवा ने उसे संकेत दिया था कि वह चाहती है कि वह उसके लिए वोट दे, इसलिए उसने वोट जुटाने में उसकी मदद करने की जरूरत महसूस की। अल्पविराम, ओल्ड टैवन से कुछ ही दूरी पर एक घर के बाहर रायन, लीह और वैलेंटाइन को किसी से बातचीत करने की जल्दी नहीं थी। वैलेंटाइन ने अपना हाथ उठाकर अपना मुंह और नाक ढक लिया। उसने पूछा, क्या अभी उस आदमी से इतनी सारी बातें कहना वाकई ठीक है? उनके आसपास की हवा में मुर्गी के मल की हल्की सी गंध फैली हुई थी। लिया अपने सिर के ऊपर रखी चांदी की घंटी से खेलने लगी। मुझे नहीं पता कि कोई समस्या है या नहीं। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी भविष्यवाणी के परिणाम बताते हैं कि वह मददगार है। रायन ने अपना इरादा स्पष्ट किया। अगर हम स्थिति को नहीं सुधार सकते, तो कुछ जानकारी लीक करना और संबंधित लोगों में भय पैदा करना कारगर हो सकता है। इसके बाद हम उस पर और करीब से नजर रखेंगे और देखेंगे कि वह क्या करता है या किससे मिलता है। अल्पविराम, रेमुंड के जाने के बाद
लुमियन ने ओल्ड टैवन में प्रवेश किया और उस महिला को देखा जिसने उसे टैरो कार्ड दिया था। वह हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठी थी। उसने सफेद ब्लाउज और हल्के रंग की ढीली पैंट पहनी हुई थी और उसके हाथ के पास पीले फूलों से सजी एक गोल भूसे की टोपी थी। उसके सूटकेस में वाकई बहुत सारे कपड़े हैं। वह उन्हें हर दिन बदलती है। लिया और बाकी लड़कियों के विपरीत जो बहुत ही मैली कुचली दिखती हैं। लुमियन ने मन ही मन सोचा और उसके करीब जाकर उसके सामने बैठ गया। इस दौरान उसने लापरवाही से उसके नाश्ते पर एक नजर डाली, जिसमें पतली चटनी के साथ एक मोटा कीमा पाई, कुछ नारियल, कटे हुए मौसमी फल और कुछ अशुद्धियों वाला एक हल्के रंग का पारदर्शी पेय शामिल था। ये चीज ओल्ड टैवन में नहीं मिल सकती। लुमियन ने मेज पर रखे पेय की ओर इशारा करते हुए उस महिला से पूछा, मानो वे घनिष्ठ मित्र हो। यह क्या है? ये शराब जैसा नहीं लग रहा है। इसे वीनस सेक्रेट ऑयल कहते हैं, उस महिला ने सहजता से जवाब दिया। ये चीनी और दालचीनी के पानी को वेनिला में भिगोकर और उसमें खसखस मिलाकर बनाया जाता है। इसका आविष्कार ट्राय के एक बार में हुआ था। वीनस शब्द सम्राट रोसेल से आया है। उन्होंने एक कहानी में उल्लेख किया है कि वह सौंदर्य की देवी के समान एक स्त्री थी। लुमियन उत्सुक हो गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुमने इसे खुद बनाया है? उसने पूछा। उसे संदेह था कि निकटतम शहर डारिएच में ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। महिला मुस्कुराई। एक यात्री के रूप में सही समय पर उपयुक्त चीजें प्राप्त करना मेरी पेशेवर प्रवृत्ति है। ल्यूमियन ईमानदार था। मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर उसने कहा, मैंने पिछले राक्षस को तो खत्म कर दिया है। इस बार मेरा सामना दो और भी खतरनाक राक्षसों से हुआ है। उसने 3 चेहरों वाले राक्षस और अपनी पीठ पर बंदूक रखे हुए राक्षस का वर्णन किया। मुझे लगता है कि उन सभी के पास ऐसी शक्तियां हैं जो सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक हैं। मैं उनसे निपट नहीं सकता। क्या उनसे निपटने का कोई तरीका है? उस महिला ने नारियल का एक टुकड़ा खाया और अपनी आंखें घुमाई। वह मुस्कुराए और बोली, मुझे 3 मुख वाले राक्षस के बारे में तो पक्का नहीं पता, लेकिन तुम बंदूक वाले राक्षस से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो, बशर्ते तुम अपनी किसी खास खूबी का इस्तेमाल करो। ल्यूमियन आश्चर्यचकित और असमंजस में था। एक विशेष गुण? मुझमें ऐसा क्या खास है? मुझे खुद भी नहीं पता। उस महिला ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये तुम्हारा सपना है। सपने के मालिक होने के नाते तुम्हें स्वाभाविक रूप से विशेष सुविधाएं मिलती हैं। बस तुमने अभी तक इसे महसूस नहीं किया है। 17 संदिग्ध। लुमियन बेचैन था। उसका दिमाग उत्साह और भय से भरा हुआ था। आखिर यह क्या है? जवाब देने से पहले महिला ने वीनस सेक्रेट ऑयल की एक घूंट आराम से ली और फिर शांत, बिना जल्दबाजी वाले स्वर में जवाब दिया। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और नाश्ते का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे यह आभास हुआ कि उसका बातचीत जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। आप मामले के कुछ हिस्सों को अनकहा क्यों रखती हैं और अगले अवसर पर ही जवाब क्यों देती हैं? क्या ये सबका समय बर्बाद नहीं है? वह दूसरों को क्रोधित करने की उसकी क्षमता के आगे खुद को हीन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए विदाई ली। लुमियन ने आज्ञाकारी होकर दिन का शेष समय घर पर ही बिताया। ऐसा उल्लू के डर से नहीं था कि वह दिन में बाहर निकलने की हिम्मत न करे, नहीं इसलिए था कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि संदेह पैदा होने से बचने के लिए था। ल्यूमियन उस मदद मांगने वाले पत्र की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित था जो लीह और उसके साथियों के पास था। उसे यह पता लगाना था कि उसमें क्या लिखा था और किसने लिखा था। उसकी जांच का मुख्य बिंदु गांव की हर नीली किताब को पलटना और उस किताब को ढूंढना था जिसमें से कुछ शब्द काटे गए थे। एक ग्रामीण होने के नाते ल्यूमियन इस काम के लिए सबसे उपयुक्त था, लेकिन उन 3 विदेशियों से बात करने के बाद वह आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। इससे किसी का ध्यान आकर्षित हो सकता था और बेवजह परेशानी खड़ी हो सकती थी। ये जीवन और मृत्यु का, अस्तित्व या विनाश का मामला था, और लुमियन जानता था कि और की सुरक्षा के बावजूद वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि दूसरा पक्ष उसके खिलाफ कोई जोखिम भरी कार्रवाई नहीं करेगा। पिछले 2 वर्षों में वह शरारतों के लिए आवश्यक सीमा का पता लगाने में बेहतर हो गया था। यह उनके फेंग फू अनुभव के कारण था। उसने लैंड से जुड़ी किंवदंतियों का पता लगाने के बहाने कुछ ही दिनों में हर परिवार से मिलने की योजना बनाई थी। रात के खाने के बाद जब अंधेरा हो गया तो औरोर अपने बेडरूम में लौट आई ताकि वह आखिरकार उस पांडुलिपि को लिख सके जो बहुत समय से लंबित थी।
लुमियन सपनों से संबंधित कुछ किताबें पढ़ने की योजना बनाकर अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ, इस उम्मीद में कि उसे अपने सपने के लिए कुछ विशेष प्रेरणा मिल सकेगी। चूंकि उनके घर में केवल एक ही बैटरी से चलने वाला टेबल लैंप था, जिसका इस्तेमाल और कर रही थी, इसलिए उसे केरोसिन का लैंप जलाना पड़ा, जिसकी गंध तीखी थी और जो रोशनी के लिहाज से अच्छा नहीं था। पीली रोशनी बिखेरते मिट्टी के तेल के दीपक को पकड़े हुए लुमियन ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ किताबों के पिछले हिस्से पर फेरा। कभी कभी वह एक किताब चुनकर उसे अपनी बगल में दबा लेता था। कुछ देर बाद वह 3 चुनी हुई किताबें लेकर मेज पर वापस आया। जैसे ही उसने किताबें अपने हाथ में रखी, लुमियन को घर पर लिव्रे ब्लू दिखाई दी। हमेशा की तरह इसे चुपचाप डेस्क के एक कोने में रख दिया गया था और इसका धूसर नीला आवरण थोड़ा धूल भरा लग रहा था। इस नीली किताब को देखते ही लुमियन को तुरंत उस किताब की याद आ गई जो उसे स्वप्न के खंडहरों में मिली थी, और उस किताब की भी जो काटकर और जोड़कर मदद की गुहार के रूप में प्रस्तुत की गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामने रखी नीली किताब उठा ली और उसमें से पन्ने पलटकर ये देखने की योजना बनाई कि कौन से शब्द काटकर उपयोगी वाक्यों में जोड़ने के लिए उपयुक्त हैं। कुछ पन्ने पलटने के बाद लुमियन की निगाहें एक जगह ठहर गईं। वर्तमान कैलेंडर पृष्ठ से जुड़ी सूचनाओं में स्पष्ट रूप से एक छेद था। एक शब्द कट गया था। बिल्कुल नहीं, लुमियन ने बेहद हैरान होकर फुसफुसाया। उसने अपने हाथ में मौजूद नीली किताब के पन्ने जल्दी से पलटे और पाया कि उसमें से 10 से अधिक शब्द कटे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, लुमियन ने फिर से फुसफुसाया। उसकी प्रतिक्रिया लगभग पहले जैसी ही थी। रायन, लीह, वैलेंटाइन और अन्य लोग जिस नीली किताब की तलाश कर रहे थे, वह आखिरकार घर पर ही मिली। उन्होंने न केवल इसकी उम्मीद नहीं की थी, बल्कि लुमियन ने तो इस संभावना की कल्पना भी नहीं की थी। उसे तो ये ख्याल भी नहीं आया। अवर्णनीय रूप से जटिल भावनाओं के बीच लुमियन ने भौहें सिकुड़ी। क्या ये और ही थी जिसने मदद मांगी थी? उसने अधिकारियों से मदद क्यों मांगी? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? लिया और अन्य लोगों के व्यवहार, उनके आते ही पादरी से बात करने की आदत और अन्य विवरणों के आधार पर लुमियन ने प्रारंभिक अनुमान लगाया कि वे अधिकारी थे। वे सरकार से, दारियच के शाश्वत धधकते सूर्य चट से, या भाप और मशीनरी के देवता चट से हो सकते थे। लुमियन हिचकिचाया, उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। अंततः उसने मन बना लिया। उसने नीली लिव्रे उठाए और अध्ययन कक्ष से निकलकर और के शयन कक्ष की ओर चल दिया। उसने उससे सीधे पूछने की योजना बनाई और पर भरोसा करने का फैसला किया। खटखट, खटखट, खटखट। लुमियन ने अपनी उंगली मोड़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ, और की आवाज सुनाई दी। लुमियन ने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। टेबल लैंप की तेज रोशनी में सूती पजामा पहने और ने अपने सुनहरे बालों को हेडबैंड से बांध रखा था और वह एक कहानी लिखने में मग्न थी। क्या तुमने इसे काटा है? लुमियन ने अपनी बहन के बोलने से पहले ही उसे रोकते हुए पूछा। हम, और उलझन में पीछे मुड़ी। उसकी आंखें खाली और खोई हुई थीं, मानो वह अभी भी गहरी सोच में डूबी हो। ल्यूमियन ने लिवरे ब्लू को सौंप दिया, जिसे संबंधित पृष्ठ पर पलट दिया गया था, और की आंखों में देखा। क्या तुमने इसे काटा नहीं? और ने कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा, फिर मजे से ऊपर देखा। क्या मैं इतना उबाऊ और बचकाना होऊंगा? मैं स्थिर, परिपक्व और खुले विचारों वाला हूँ, तुम्हारे विपरीत। और की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका रहस्य उजागर होने पर उसे आश्चर्य या घबराहट हुई हो। लुमियन ने अपनी उलझन नहीं छिपाए और पूछा, लेकिन नीली किताब से शब्द किसने काटे होंगे? क्या ये तुम नहीं थे? और ने अपने भाई को गौर से देखा। मेरी नॉवेल पढ़ने के बाद तुमने उसमें लिखी बातों की नकल करने की योजना बनाई थी और किताबों और अखबारों से शब्द काटकर एक बेतरतीब अक्षर बनाने की सोची थी ताकि गांव वालों के साथ एक बड़ा मजाक कर सको। लेकिन उससे पहले तुम ये देखना चाहते थे कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। क्या तुम मेरी सोचने समझने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हो? ये वाकई में और की करतूत नहीं लग रही। लुमियन की निगाहें और के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह उसके चेहरे के भावों में जरा से भी बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी बहन का अभिनय त्रुटिहीन था। ये मैंने नहीं किया, लुमियन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये किसने किया होगा? और मुस्कुराए। तुम अपना जासूसी का खेल खेलते रहो। मुझे अपनी पांडुलिपि पूरी करनी है। अगर कल समय मिला तो मैं तुम्हें सच्चाई का पता लगाने में मदद करूंगी। असाधारण साधनों का प्रयोग करके।
लुमियर ने उसकी बातों को संक्षेप में स्वीकार किया और अपनी बहन की रचना को परेशान करना बंद कर दिया। उसने नीली किताब ली और अपने अंधेरे कमरे में लौट आया और मेज के पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गया। डॉट डॉट डॉट, ये कौन हो सकता है? लाल चांदनी में लुमियर अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। हम दो लोगों का परिवार हैं और असाधारण शक्तियों वाली एक जादूगरनी है। वह दूसरों को हमारे घर को लूटने नहीं देगी। अगर वाकई में वह नहीं है, और उसके शब्दों में कहें तो, जब आप असंभव को हटा देते हैं तो जो कुछ भी बचता है, चाहे वह कितना भी असंभावित क्यों न हो, वही सत्य होना चाहिए। तो अगर मेरे पास सिर्फ दो ही विकल्प हों, तो असल में मैंने ही ये किया है। एक पल के लिए लुमियन को ये बेतुका और हास्यास्पद लगा। तो क्या मैं अपराधी हूँ? मुझे ये बात क्यों नहीं पता? ल्यूमियन ने खुद को रोक नहीं पाया और अलमारी से जुड़े पूरे शरीर को दिखाने वाले दर्पण में देखने लगा। लालिमा लिए चांदनी में दर्पण में उसकी परछाई ने सूती कमीज और भूरे रंग की पतलून पहनी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और उसका भाव असामान्य रूप से गंभीर था। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने कभी भी लिवरे ब्लू से सामग्री नहीं काटी थी। इस संभावना को खारिज करने के लिए उन्होंने पिछले महीने के अपने अनुभवों को याद किया। हालांकि कई विवरण पहले से ही धुंधले थे, फिर भी वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि उसने क्या किया था। खिड़कियों से छनकर आती लालिमा लिए चांद की रोशनी में नहाते हुए लुमियन मन ही मन बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने बेहोशी की हालत में ऐसा किया हो? सपने में नींद में चलना, असलियत में भी नहीं, ये नामुमकिन है। औरों ने कहा था कि वह मुझे देखेगी। अगर मैंने सच में नींद में चलते हुए नीली टोपी काटी होती, तो वह अभी बता देती। इसके अलावा चिट्ठी दिन में ही भेजी गई होगी। मैं तो उस समय पूरी तरह से जागा हुआ रहता हूँ। लुमियन ने स्वयं को अलग कर लिया और अन्य संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। शायद कोई और भी यहाँ आया था। हालांकि उनके परिवार में आमतौर पर कम ही मेहमान आते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके घर में कोई मेहमान नहीं आता था। पहले गरीब पड़ोसी मांस पकाने या रोटी बनाने के लिए चूल्हा या ओवन उधार लेने आते थे। दूसरे, लुमियन के दोस्त समय समय पर उसके घर आते थे ताकि उन्हें पढ़ने के लिए कुछ सरल उपन्यास मिल सके या वे उसकी कहानियां सुन सकें। अंत में नाज़ेली, मैडम पॉलिस और कुछ अन्य महिलाएं समय समय पर औरों से मिलने और उससे बातचीत करने आती थी। इनमें से मैडम पॉलिस सबसे ज्यादा आती थी। उन्होंने औरों को एक टट्टू भी दिया था ताकि वह पहाड़ों में आजादी से सवारी कर सके। वे काफी करीबी दोस्त थीं। आखिरकार कौडू जैसे गांव में मैडम पॉलिस की दोस्ती के लायक केवल औरों जैसी लेखिका ही थी। मैडम पॉलिस देखने में बेहद मिलनसार लगती थी, अक्सर दूसरी महिलाओं के साथ धूप सेंकती और उनसे बातें करती थी, और कभी कभी तो उनके साथ जुए भी पकड़ लेती थी। गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। हालांकि मैडम पॉलिस और औरों को दोस्त माना जा सकता था, लेकिन लुमियन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैडम पॉलिस अक्सर अपने किसी रिश्तेदार को औरों से मिलवाती थी और उसे जल्द से जल्द शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए मनाती थी। अगर मैडम पॉलिस के रिश्तेदार अच्छे होते तो ठीक था, लेकिन जब भी लुमियन ने डारिएच में पूछताछ की, तो उसे पता चला कि दूसरा पक्ष या तो चरित्रहीन था या फिर काबिल नहीं था। वे गरीबी की कगार पर थे, और उनमें से कोई भी काबिल नहीं था। पहली बार तो शायद यह एक संयोग रहा हो, लेकिन हर बार ऐसा होने के कारण लुमियन के मन में मैडम पॉलिस के लिए नफरत पैदा हो गई। यहाँ मांस पकाने या रोटी पकाने आने वालों के लिए यह बिल्कुल असंभव है। उन पर हमेशा कोई न कोई नजर रखता है। उन्हें दूसरी मंजिल पर जाने की इजाजत नहीं होगी। रेमुंड, आवा और बाकी लोग भी संदिग्ध नहीं हैं। मैं हर समय उनके साथ रहूंगी। मैडम पॉलिस, नाज़ेली और बाकी महिलाओं के बचने की थोड़ी बहुत संभावना है। हर बार जब वे आएंगी, तो और उन्हें पढ़ने के लिए स्टडी रूम में रखेगी और खुद उनके लिए नाश्ता तैयार करेगी। अगर मैडम पॉलिस सचमुच एक चुड़ैल है, तो ये समझ में आता है कि उसे अधिकारियों से अपनी पहचान छुपानी होगी। साथ ही वह दूसरों के लिवरे ब्लू नीली किताब का इस्तेमाल करने में बहुत सावधानी बरतती है ताकि उसका पता न चल सके। क्या पादरी के साथ संबंध रखते समय उसे कुछ पता चला? क्या उसे इस तरह से खुद को बचाना पड़ा? जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता गया, वैसे वैसे उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी संदिग्ध को पकड़ने ही वाला हो। वह खड़ा हुआ, कुछ कदम चला और अचानक सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वह मैडम पॉलिस से पूछताछ नहीं करना चाहता था,
और न ही अब उसके कार्यों में दखल देने की उसकी कोई योजना थी। इसके बजाय उसने रेमोंड या गुइलॉम जूनियर को ढूंढने और उनकी नीली किताब का उपयोग करके ये पता लगाने की योजना बनाई कि कौन से शब्द काटे गए थे और उनसे कौन सा वाक्य बनाया जा सकता है। इस तरह लुमियन मदद के लिए किए गए अनुरोध की सटीक सामग्री को पुनः निर्मित कर सकता था। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, रसोई से होते हुए गुजरा और सामने का दरवाजा खोला। बाहर का गहरा लाल अंधेरा अंदर आ गया, जिससे वह तुरंत शांत हो गया। ओह, दादी ने कहा था कि उल्लू की स्थिति का पता लगाने से पहले मुझे अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, लुमियन ने बुदबुदाते हुए कहा। वह 2 कदम पीछे हटा और दरवाजा बंद कर लिया। खैर, नीली किताब उधार लेने की कोई जल्दी नहीं थी। इसे कल करना ज्यादा स्वाभाविक होगा। अंगड़ाई लेने के बाद लुमियन सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। डिंग 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 डिंग, दरवाजे की घंटी बजी, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कौन है? लुमियन उलझन में पीछे मुड़ा और दरवाजे की ओर चलते हुए पुकारा। बाहर से एक मधुर और कोमल महिला की आवाज सुनाई दी। यह मैं हूँ, पुआलिस डी रोकफोर्ट। 18, सीधा सादा। मैडम पुआलिस को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर लुमियन चौंक गया। उसे लगा था कि कोई उसे चुप कराने आया है, लेकिन ये जानकर कि उसकी बहन ऊपर है और उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, वह काफी हद तक शांत हो गया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लुमियन आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 2 महिलाएं खड़ी थीं। आगे वाली महिला ने शुद्ध काले रंग की एक बेहद खूबसूरत कॉर्सेट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके कंधों पर उसी रंग का शॉल था, हाथों में फिशनेट दस्ताने थे और सिर पर एक गोल, थोड़ी झुकी हुई टोपी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे और उसकी छाती पर केवल सोने से जड़ा हुआ हीरे का हार लटका हुआ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी भौहें थोड़ी पतली थी, जो उसकी चमकीली, मुस्कुराती भूरी आंखों को एक सुंदर घेरा प्रदान करती थी। उसके लंबे भूरे बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे और उसके चेहरे की बनावट बहुत खास नहीं थी, लेकिन जब उन्हें एक साथ देखा जाए तो उनमें एक निर्मल और मनमोहक सुंदरता झलकती थी। उसके शालीन स्वभाव और आकर्षक हाव भाव के साथ लुमियन के दरवाजे पर थोड़ी लालिमा छाई रात उसके कारण कहीं अधिक ताजगी भरी लग रही थी। उससे एक हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। मैडम पुआलिस, जो कोडू गांव के प्रशासक और क्षेत्र के न्यायाधीश बेओस्ट की पत्नी थी। ल्यूमियन जानता था कि उसे अपने मन में पादरी की रखेल, संदिग्ध चुड़ैल, मदद मांगने वाली संदिग्ध और कैथेड्रल में सुंदर नग्न शरीर जैसे शब्द जोड़ने होंगे। हालांकि इन्हें जोर से बोलना उचित नहीं था, अन्यथा मैडम पॉलिस तुरंत अपना चेहरा बदल लेती। अगर वह उसे नाराज करने में सफल हो गया तो विपत्ति आ सकती है। मैडम पॉलिस, क्या बात है? लुमियन ने जानबूझकर आकाश की ओर देखा, ये संकेत देते हुए कि इस समय मैडम पुआलिस का आना उचित नहीं था। मैडम पुआलिस के लाल होंठ थोड़े नम थे जब उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपकी बहन और से कुछ बात करने आई हूँ। उनकी शक्ल सूरत देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि वह 30 साल की उम्र की 2 बच्चों वाली महिला हैं। उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 के आसपास होगी। ल्यूमियन ने एक पल के लिए विचार किया और रास्ता दे दिया। और ऊपर अपने अखबार के कॉलम के लिए लिख रही है, उसने अंदर आ रही मैडम पॉलिस को बताया। पॉलिस ने सिर हिलाया और अपने बगल में खड़ी नौकरानी से कहा, कैथी, नीचे मेरा इंतजार करो। जी मैडम। काले और सफेद रंग की नौकरानी की पोशाक पहने कैथी गर्म चूल्हे की ओर कुछ कदम बढ़ी। लुमियन मैडम पुआलिस को रसोई से होते हुए सीढ़ियों की ओर ले गया। मैडम पुआलिस कोने पर रुक गईं। क्या हुआ? लुमियन ने पीछे मुड़कर हैरानी जताने का नाटक किया। मैडम पॉलिस ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप जानबूझकर तीनों विदेशियों को गिरजाघर में लाए थे? वह आखिरकार मुझसे सवाल करने के लिए यहाँ आ ही गई। लुमियन घबराई नहीं बल्कि शांत हो गई। लुमियन को लोगों को चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने के पिछले अनुभवों से यह सीख मिली थी कि ऐसे समय में वह न तो सीधे दूसरे पक्ष के सवाल का जवाब दे सकता है और न ही अपना बचाव कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह किसी गलती के लिए दूसरे पक्ष को ही दोषी ठहरा दे। बेशक यह अभी भी परिस्थिति पर निर्भर करता था। पीछे मुड़कर भाग जाना एक विकल्प था। लुमियन ने मैडम पुआलिस को घूरते हुए गुस्से भरी नजर से देखा और कहा, तुम लोग सचमुच भगवान के गिरजाघर में व्यभिचार कर रहे थे? फिर उसने अपनी बाहें फैला दी और ऐसा इशारा किया मानो वह सूर्य को गले लगा रहा हो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पिता, इस दोषी पुरुष और स्त्री के अपवित्र कृत्य को क्षमा कर दीजिए। मैडम पुआलिस चुपचाप उसे देखती रही।
उनके होठों के किनारे खूबसूरती से मुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि ईश्वर हमें क्षमा कर देंगे। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था, जो स्त्री अपने सच्चे प्रेमी के साथ बिस्तर साझा करती है, उसके सारे पाप धो जाते हैं, क्योंकि प्रेम आनंद को वैधता देता है, मानो वह पवित्रतम हृदय से आया हो। मैं गुइलॉम बेनेट से बहुत खुश हूँ। इसलिए शाश्वत प्रज्वलित सूर्य इस पर क्रोधित नहीं होंगे। यह कोई पाप नहीं है। आप किस तरह की किताबें पढ़ रही हैं, महोदया? लुमियन मन ही मन आलोचना करने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन मैडम पॉलिस ने आगे कहा, ये वास्तव में सेंट सिथ के प्रति अनादर है। इंटिस के प्रत्येक क्षेत्र में एक या दो संरक्षक देवदूत या संत होते थे, जिन्हें शाश्वत प्रज्वलित सूर्य के चर्च या भाप और मशीनरी के देवता के चर्च के नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त थी, या जिन्होंने इंटिस के इतिहास में विशेष योगदान दिया था। वे दोनों चर्चों द्वारा सुप्रसिद्ध और सम्मानित थे। दारिएज क्षेत्र में इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के संरक्षक संत सेंट सिथ थे। यहाँ के सभी इटर्नल ब्लेजिंग सन गिरजाघरों को वास्तव में सेंट सिथ गिरजाघर कहा जा सकता था। हालांकि उनमें अंतर करने के लिए केवल सबसे बड़े और मुख्य गिरजाघर को ही यह नाम दिया गया था। अन्य गिरजाघरों के अलग अलग नाम थे। इसलिए गिरजाघर में मैडम पॉलिस और पादरी का प्रेम प्रसंग होना सेंट सिथ के नौकर द्वारा किसी को चुपके से घर लाकर मालिक के शयन कक्ष में यौन संबंध बनाने के बराबर था। ये संरक्षक संत का घोर अपमान था। बिल्कुल सही, लुमियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या पादरी को शर्म नहीं आती? मैडम पॉलिस जोर से हंस पड़ी। हंसने के बाद उसने लुमियन से कहा, उस समय मैंने भी उसे मना लिया था। मैंने कहा, अरे वाह, हम सेंट सिथ के गिरजाघर में ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंदाजा लगाओ पादरी ने क्या कहा। उसने कहा, ओह, तो सेंट सिथ को शायद थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। लुमियन, जिसे ऐसे मामलों का कोई अनुभव नहीं था, क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह संत का अपमान कर रहा है। आखिरकार उसने किसी तरह ये वाक्य बोल ही दिया। मैडम पॉलिस पुरानी यादों में खोई हुई लग रही थी। वो ऐसे ही हैं। वो बेबाक और सीधे सादे हैं, किसी डाकू की तरह जो गालियां बकते हुए तुम्हारी आत्मा के द्वार तोड़ देता है। वो दारिएज के सज्जनों से बिल्कुल अलग हैं। शायद इसीलिए मैंने उनके साथ संबंध बनाए। कामुक अवस्था में कुछ पुरुषों का यही सामान्य व्यवहार होता है। सेंट सिथ की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई देवता भी वहां होता तो वो उसे भी इंतजार करवाता। अनुभव की कमी के बावजूद लुमियन ने और द्वारा लिखे उपन्यासों को इतना पढ़ लिया था कि उसे मानवीय इच्छाओं के बारे में कुछ न कुछ तो पता था। यह उसके दिमाग पर उसके निचले शरीर के नियंत्रण का असर है। नहीं, उस समय उसका दिमाग पहले से ही खाली था, किसी और तरल पदार्थ से भरा हुआ था। मैडम पॉलिस मुस्कुराई। मुझे पता है यही कारण है, लेकिन उस स्थिति में वह वाकई बहुत आकर्षक लग रहा था। हाँ हाँ, तुम सचमुच एक अनुभवहीन नौजवान हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक ही शब्द अलग अलग परिस्थितियों और मनोदशाओं में लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालता है? मुझे याद है जब मैंने पहली बार पादरी के साथ यौन संबंध बनाए थे। वह वहां खड़े रहे, मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा, पॉलिस, मैं तुम्हारे शरीर और मन को और गहराई से समझना चाहता हूँ। अगर कोई और समय होता तो मैं उन्हें एक असभ्य और घिनौना विकृत व्यक्ति ही समझती। मैं उन्हें रोकने के लिए मदद मांगती, लेकिन उस समय मेरा शरीर शिथिल पड़ गया था। माहौल बिल्कुल अनुकूल था। मैडम पॉलिस ने मनमोहक मुस्कान दी। ऐसा है कि अगर मेरी नजर किसी आदमी पर होती तो मैं उससे कहती, आज रात मेरे घर पर रहना कैसा रहेगा? अगर वह सचमुच आता है तो मैं उसे सीधे बेडरूम में ले जाऊंगी और उससे कहूंगी, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लुमियन, एक पुरुष के रूप में आप ऐसे समय में कैसे प्रतिक्रिया देंगे? लुमियन अक्सर गांव के पुरुषों को अश्लील चुटकुले सुनाता था। हालांकि वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, फिर भी उसने खुद को संयमित रखा। उसने अपनी बहन द्वारा लिखी गई कहानियों और समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए उपन्यासों को याद करने की पूरी कोशिश की। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, महोदया, आप मेरी धूप हैं। बहुत प्रतिभाशाली, मैडम पॉलिस ने प्रशंसा की। बोलते बोलते वह आगे की ओर झुक गई और उसकी आंखें नम हो गईं। लुमियन के कान में तुरंत ही एक गर्म सांस का झोंका लगा, और एक थोड़ी चुंबकीय और कोमल महिला की आवाज धीरे से सुनाई दी, मैं आपके साथ प्यार करना चाहता हूँ। उस क्षण लुमियन का दिल कांप उठा। उसका शरीर सुन्न हो गया, मानो उसने किसी टूटे हुए बिजली के लैंप को छू लिया हो और उसे बिजली का झटका लगा हो। वह तुरंत सीढ़ियों पर एक कदम ऊपर चढ़ा और मैडम पॉलिस से कहा,
और आपका इंतजार कर रही होगी। डॉट 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 बिल्कुल, मैडम पुआलिस ने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ सीधी की। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। यह महिला, लुमियन को अचानक इस महिला से थोड़ा डर लगने लगा। वह मुड़ा और कुछ ही कदमों में दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। मैडम पॉलिस उसके पीछे पीछे स्थिर गति से चल रही थी। जब औरों ने दरवाजे की घंटी सुनी तो वह पहले से ही बेडरूम के बाहर इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों लगी? उसने लुमियन की ओर देखा। लुमियन ने स्पष्ट रूप से समझाया, हमने गिरजाघर के बारे में बात की थी। और तुरंत समझ गई। उसने अपने भाई को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, शाश्वत प्रज्वलित सूर्य से सौभाग्य की प्रार्थना करो। उसने दूसरी मंजिल पर अभी अभी पहुंची मैडम पॉलिस की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? मैं लैंड की तैयारियों के बारे में बात करना चाहती थी। मुझे एक उत्सव के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, मैडम पॉलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे गलत समय पर पकड़ लिया, और ने मना करने का बहाना ढूंढ लिया। डॉट 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 मैडम पॉलिस ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों ना आप पहले इसे सुन लें। ठीक है, और ने विनम्रता बनाए रखी। अपनी बहन और मैडम पुआलिस को अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते और लकड़ी का दरवाजा बंद करते हुए देखकर लुमियन ने अनजाने में सिर हिलाया। अपराध स्थल पर लौटने का कोई संकेत दिए बिना सामान्य रूप से व्यवहार करना। अचानक बिजली की तरह एक विचार उसके दिमाग में कौंध गया। इस बात की प्रबल संभावना है कि मैडम पॉलिस एक महिला जादूगरनी है। क्या मुझे उनसे अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं? यह उस उल्लू का सीधे सामना करने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगा, चाहे वह जादूगर के रहस्य की खोज कर रहा हो या खतरनाक स्वप्न खंडहरों का अन्वेषण कर रहा हो। आखिरकार, मुझे छिपे हुए खतरों को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द रहस्य को उजागर करना होगा। महाशक्तियां प्राप्त करने के बाद जोखिम कम हो जाएगा। लेकिन लुमियन जल्द ही सतर्क हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने आत्मचिंतन किया, मैं इस तरह कैसे सोच सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैडम पॉलिस मेरी दोस्त हैं या दुश्मन। मैं उनके माध्यम से अलौकिक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, उसके कार्यों से अभी अभी वह अच्छी इंसान साबित नहीं हुई। उसने तो मुझे खतरे का एहसास भी करा दिया। मुझे आजकल क्या हो गया है? क्या मैं महाशक्तियों को पाने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी और उतावलापन दिखा रहा हूँ? ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने उन्हें जल्दी हासिल नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। ल्यूमियन को अपनी बहन के जादूगर होने का पता चले लगभग 2 साल हो चुके थे। हालांकि उसने पहले भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जितनी मेहनत की थी, उतनी पहले कभी नहीं की थी। चाहे अवसर अच्छा हो या बुरा, या चाहे कोई खतरा हो, जब तक आशा की कोई किरण दिखाई देती थी, वह उससे जुड़ने के लिए बेताब रहता था। ऐसा लग रहा था मानो सदियों तक भूखे रहने के बाद उसे खाने पीने में कोई नखरे न हो। उफ, शुक्र है कि मैंने समय रहते समस्या को भांप लिया, वरना मैं शायद और भी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता। लुमियन ने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचकर कि वह अपनी सामान्य मानसिक स्थिति में लौट आया है। लेकिन वह जानता था कि अलौकिक शक्तियों का पीछा करना छोड़ना असंभव था। उसे बस विकल्पों की जरूरत थी। आखिरकार, खतरनाक सपना अपना रूप दिखा चुका था, और गांव में अंदरूनी हालात और भी ज्यादा अशांत होते जा रहे थे। 19 ध्यान। मैडम पुआलिस और औरों ने ज्यादा देर बात नहीं की। 10 मिनट बाद वे अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गईं। लुमियन अपनी बहन के साथ मैडम पुआलिस को दरवाजे से बाहर तक छोड़ने गया। उसने अपनी बहन की ओर देखा और पूछा, वह तुमसे क्या करवाना चाहती थी? औरों ने मुंह बनाकर जवाब दिया, वह चाहती थी कि मैं प्रशंसा समारोह में मुख्य गायिका बनूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। कोडू गांव के लैंड उत्सव के 3 भाग थे, वसंत ऋतु में परियों के आशीर्वाद का भ्रमण, जल तटीय अनुष्ठान और गिरजाघर में आयोजित स्तुति समारोह। अंतिम भाग में मुख्य रूप से वाद्य यंत्र बजाना और गायन शामिल था। दारियच क्षेत्र में मुख्य गायक अक्सर गिरजाघर के गायक मंडल से होता था, लेकिन कोडू केवल ऐसे गायकों की तलाश कर सकता था जो वैकल्पिक रूप से गाने में अच्छे हों। संगीत वाद्ययंत्रों की बात करें तो ग्रामीणों को इसकी कोई चिंता नहीं थी। चरवाहों वाले गांवों में संगीत या संगीत वाद्य यंत्र उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे। चरवाहे साल भर जंगल में, झोपड़ियों या गड्ढों में रहते थे। अपने साथियों और भेड़ों के अलावा वे जिस चीज से सबसे ज्यादा संपर्क में रहते थे, वह थी बांसुरी, जिसे वे अपने साथ रखते थे। चरने,
ताश खेलने और बातचीत करने के अलावा बांसुरी बजाना और संगीत के माध्यम से खुद को सुकून देना लगभग हर चरवाहा करता था। ठीक इसी वजह से एक कठिन और दरिद्र परिस्थिति में फंसे चरवाहे का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा था, उसके पास बांसुरी तक नहीं है। इतने सारे चरवाहों के होने से यह स्वाभाविक था कि कोडू गांव के अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। जब वे चौक में इकट्ठा होकर बातें करते थे तो कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाता रहता था, जिससे मधुर संगीत गूंज उठता था। लुमियन अपनी बहन को दृढ़ देखकर प्रसन्न हुआ। उसने संतुष्टि से कहा, ठीक है, उत्सव में शामिल होना ही काफी था। अगर कोई मुख्य भूमिका निभाना चाहता तो ये समय की बर्बादी होती और अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता था। अपनी आंखों की रोशनी बचाने के लिए लुमियन ने थोड़ी देर पढ़ा, फिर नहाने और जल्दी सोने का फैसला किया। उसने सोचा कि सपने में उसके अंदर जो खास बात थी, उसका सुरक्षित तरीके से परीक्षण कैसे किया जाए। उस महिला के सुझाव लगातार कई बार सही साबित हुए थे, जिससे लुमियन को अनजाने में उस पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था। आधी रात के सन्नाटे में लुमियन फिर से सपने में प्रवेश कर गया और वहीं जाग गया। उसने अपनी जेबें जांची और पुष्टि की कि 217 वरल डी और 25 कॉपेट अभी भी वहीं थे। राहत की सांस लेते हुए लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी और स्टील का कांटा उठाया और चूल्हे की ओर नीचे की ओर चल दिया। आग पहले ही बुझाई जा चुकी थी। जब मैं सपना नहीं देख रहा होता हूँ तब भी घड़ी चलती रहती है। लुमियन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। ऐसे वास्तविक सपने में उसके बारे में कुछ खास कैसे हो सकता है। दारिएच क्षेत्र में घड़ी चलती रहती है, एक आम कहावत थी, जिसका अर्थ था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और कभी स्थिर नहीं रहता। जिस शयन कक्ष को वह सबसे सुरक्षित मानता था, वहां लुमियन ने अपने औजार नीचे रख दिए और कपड़े उतार दिए। वह अलमारी से जुड़े पूरे शरीर को देखने वाले दर्पण के पास गया और वास्तविकता से कुछ भी अलग देखने के लिए अपने शरीर को इंच दर इंच जांचा। असाधारण नहीं, क्या वह मानसिक रूप से विशेष है? लुमियन को कपड़े पहनने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह वापस बिस्तर पर गया और पालथी मारकर बैठ गया, जैसे उसकी बहन अक्सर ध्यान करते समय बैठती थी। इससे पहले औरों ने उसे कुछ सही ध्यान तकनीकें सिखाई थी, जिनमें स्पष्ट स्वप्नों को बढ़ावा देने के लिए कोई रहस्यमय तत्व शामिल नहीं थे। अब ल्यूमियन ये देखना चाहता था कि क्या वह पूरी तरह शांत वातावरण में अपने मन और शरीर में कुछ विशेष अनुभूति कर सकता है। पहला कदम उनकी सांसों को नियमित करना था। ल्यूमियन ने अपनी सांसें गहरी की और उसी के अनुरूप उनकी गति धीमी कर दी। जैसे जैसे वह धीमी, लंबी और लयबद्ध सांसें लेता गया, लुमियन ने धीरे धीरे अपने दिमाग को खाली कर दिया। उसी समय उसने अपने मन में एक लाल सूर्य की आकृति बनाए और अन्य अव्यवस्थित विचारों को दूर करने के लिए अपना सारा ध्यान और विचार उसी पर केंद्रित कर दिया। और ने उसे निर्देश दिया था कि ध्यान के दौरान वह ऐसी वस्तुओं का चयन करे जो प्रकाश का प्रतीक हो, ताकि यदि उस पर किसी दुष्ट, बुरी शक्ति का हमला हो तो वह उनसे बचाव कर सके। शाश्वत प्रज्वलित सूर्य में विश्वास रखने वाले लुमियन की पहली प्रतिक्रिया सूर्य की कल्पना करना थी। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसकी धारणा में पूरी दुनिया में केवल वह लाल धधकता सूरज ही बचा हुआ प्रतीत हुआ। अचानक लुमियन को कुछ सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो यह आवाज अनंत दूरी से आ रही हो, फिर भी उसके कानों में गूंज रही थी। आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसमें गड़गड़ाहट की झलक थी। उस अवर्णनीय गूंज के बीच लुमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सिर में छेनी घुसाकर उसे कई बार हिलाया हो। तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई और धधकते सूरज का रंग खून की तरह लाल हो गया और देखते ही देखते काला पड़ गया। उनकी ध्यान अवस्था का दृश्य बिखर गया। लुमियन की आंखें अचानक खुल गईं और वह हौंफने लगा। उसे लगा जैसे वह मरने ही वाला है। लगभग 20 सेकंड के बाद वह आखिरकार मौत के मुंह से वापस लौट आया। उसने सहज रूप से अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर का मुआयना किया। उसे अपनी छाती के बाईं ओर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक प्रतीक जो कांटों जैसा दिखता था, रात की तरह काला। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह उसके हृदय से उग रहा हो और उसके शरीर से बाहर की ओर फैल रहा हो, एक के बाद एक जंजीरों की तरह जुड़ता हुआ। इन कांटों के ऊपर आंखों जैसी आकृतियां और कीड़े जैसी विकृत रेखाएं बनी हुई थीं, जो सभी नीले काले रंग की थीं। इस समय टैटू जैसे चिन्ह धीरे धीरे मिट रहे थे। ल्यूमियन पहले तो चौंक गया, फिर उसके मन में कई विचार आए। वह झटपट बिस्तर से उठा और सीधे पूरे शरीर को देखने वाले दर्पण के पास गया, अपनी पीठ उसकी ओर करके।
फिर उसने अपनी पीठ की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपना सिर बाईं ओर घुमाने की पूरी कोशिश की। वह मुश्किल से ही देख पा रहा था कि काले कांटों से बनी जंजीर उसकी पीठ से उसके शरीर में चुभ रही है। दूसरे शब्दों में, कांटों की इस श्रृंखला ने उसके हृदय और उससे संबंधित शरीर को एक अंगूठी के रूप में जकड़ लिया था। ल्यूमियन ने उस बूढ़े व्यक्ति की उन विशेषताओं का विश्लेषण किया जो वास्तविकता से भिन्न थी, जब तक कि वे प्रतीक पूरी तरह से धुंधले होकर गायब नहीं हो गए। काले और नीले काले प्रतीक अलग अलग हैं, और नीला काला वाला जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, यह उस बूढ़े व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता है जिसकी मैंने भटकते समय मदद की थी। उसी समय से मुझे घने कोहरे वाले सपने आने लगे थे। ल्यूमियन को वे प्रतीक विशेष तो लगे लेकिन अर्थहीन, जिससे उसे निराशा हुई। उन्हें प्रकट करने की प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक थी, जिसने उन्हें मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था। ऐसी स्थिति में जब वह लगभग बेहोश हो गया था, तो उस राक्षस का सामना शॉटगन से करने और उसे भोजन पहुंचाने में क्या अंतर था? और अगर वह दोबारा लड़ने की ताकत मिलने तक इंतजार करता, तो वह विशेष गुण लगभग गायब हो जाता। सपने में ठंड थी, पहाड़ों में शुरुआती वसंत जैसी। लुमियन को नग्न अवस्था में असहज महसूस हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। इतना आसान सा काम करने से ही वह बहुत थक गया और उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा। जाहिर है, वह ध्यान के प्रभाव से थोड़े समय में उबर नहीं सका। ऐसी परिस्थितियों में लुमियन ने रात के लिए खोजबीन बंद करने और कोई प्रयास न करने का फैसला किया। वह चैन से सोएगा और स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा। अल्पविराम। जब लुमियन जागा तब भी आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। घर में छाए अंधेरे और पर्दों के पास की लालिमा को देखते हुए उसने ध्यानपूर्वक सपने में घटी घटनाओं को याद किया। मैंने वास्तविकता में कई बार ध्यान किया है, लेकिन मुझे वह अजीब आवाज सुनाई नहीं दी और न ही कोई दर्द महसूस हुआ। क्या ये कोई खास चीज है जो सिर्फ उस सपने में ही मौजूद है? लुमियन हैरानी से उठ बैठा और इसकी पुष्टि करने की योजना बनाने लगा। उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया और दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश की। उसके मन में अचानक लाल सूरज की छवि उभर आए और उसके मन में व्याप्त उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। ल्यूमियन के लिए यह एक परिचित ध्यान का अनुभव था। इसमें न तो कोई अजीब आवाज थी, न ही कोई तीव्र दर्द और न ही मृत्यु के निकट का कोई अनुभव। कुछ देर बाद उसने अपना ध्यान समाप्त किया, अपनी कमीज के बटन खोले और अपने दिल की ओर देखा। वहां कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। सचमुच, यही सपने की खासियत है। ये वास्तविकता को प्रभावित नहीं कर सकता। लुमियन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या निराश। उसने अपना सिर उठाया और खिड़कियों पर लगे पर्दे की ओर देखा। उसके विचार बिखर गए क्योंकि वह सोचने लगा कि सपने में वर्णित विशेष गुण का फायदा उठाया जा सकता है या नहीं, और कैसे। उसी क्षण उसने खिड़की के बाहर एक छोटी सी परछाई देखी। ल्यूमियन की पुतलियां फैल गईं। वह घबरा गया और उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अपनी बहन को पुकारने की थी। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह घर पर है और औरों ने कहा था कि वह उस पर नजर रखेगी, इसलिए उसे इसका एहसास हो जाना चाहिए था। धीरे धीरे और सावधानी से वह खिड़की के पास पहुंचा, अपनी बहन के उसे रोकने के लिए कहने का इंतजार कर रहा था। लेकिन और नहीं आई। ल्यूमियन खिड़की के पास आया, पर्दा पकड़ा और सावधानी से उसमें एक दरार खोल दी। खिड़की के बाहर शांत और अंधेरी रात थी। आसमान में दूर लाल रंग का चंद्रमा लटका हुआ था। पास ही एक एल्म के पेड़ पर अपनी प्रजाति के अधिकांश उल्लुओं से बड़ा एक उल्लू, जिसकी आंखें न तो सुस्त थी और न ही कठोर, चुपचाप ल्यूमियन की खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा था। वह ल्यूमियन को एक अवर्णनीय घमंड भरी नजर से देख रहा था। वो उल्लू, ये फिर से आ गया है। लुमियन का दिल धड़क रहा था। पिछली बार की तरह ही उल्लू ने लगभग 10 सेकंड तक लुमियन को देखा, फिर अपने पंख फैलाए और रात के अंधेरे में उड़ गया। लुमियन अवाक रह गया। कुछ देर बाद उसने पर्दे खींचे और बड़बड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम हर बार आकर बस एक नजर डालते थे और जाने से पहले एक शब्द भी नहीं कहते थे। क्या तुम गूंगे हो या तुम्हारी बुद्धि में कुछ गड़बड़ है? इतने सालों बाद भी क्या तुमने इंसानी भाषा नहीं सीखी? दरअसल लुमियन के मन में उल्लू की हरकतों को लेकर अपने कुछ अंदाजे थे। उसका मानना था कि उसकी बहन की मौजूदगी की वजह से उल्लू कुछ भी करने से डरता था। आखिरकार औरों ने कहा था कि जब तक वह रात में इमारत से बाहर नहीं निकलेगा, वह उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है।
अगर उसने अभी अचानक खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला होता तो उल्लू शायद चुपचाप उड़कर नहीं चला जाता। कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद लुमियन ने पर्दे बंद करने और थोड़ी नींद लेने का फैसला किया। उसने यूं ही बाहर की ओर देखा और अचानक जम गया। 10 मीटर से अधिक दूरी पर, एक छोटे से जंगल के किनारे पर, एक आकृति धीरे धीरे चलकर आ रही थी। उसने मोटे कपड़े से बनी गहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल पतले और हल्के सफेद थे। नारोका, लुमियन ने उस आकृति को पहचान लिया। ये नारोका ही थी जिससे उसने जादूगर की किंवदंती के बारे में पूछा था। नारोका का चेहरा अंधेरे में घुल-मिल गया और उसकी आंखों में हल्की लाल चांदनी में एक अजीब सी चमक झलक रही थी। उसकी हरकतें असामान्य रूप से अकड़ी हुई थीं, मानो कोई भटकती हुई आत्मा हो। अध्याय 20, रीति रिवाज। लुमियन ने अचेतन रूप से अपनी सांस रोक ली और थोड़ा पीछे हट गया। नारोका इस दिशा से नहीं आई। धीरे धीरे वह छोटे से जंगल में प्रवेश कर गई और गहरी रात के अंधेरे में गायब हो गई। ल्यूमियन थोड़ी चिंतित थी। वह ठीक नहीं लग रही। क्या कुछ हुआ है? हाल ही में गांव में असामान्यताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने कुछ देर बाहर देखा और रात फिर से खामोशी में डूब गई थी। केवल हिलते हुए पत्तों की आवाज ही हवा के होने का संकेत दे रही थी। क्या देख रहे हो? अचानक उसके पीछे से और की आवाज आई। लुमियन ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बहन को देखकर प्रसन्न हुआ, जिसने 2 पीस वाला पजामा सेट पहना हुआ था। क्या आपको भी कुछ गड़बड़ नजर आई? नहीं, और ने जवाब दिया। सुबह उठने के कारण उसके सुनहरे बाल थोड़े बिखरे और उलझे हुए थे। फिर उसने गुस्से से कहा, मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। मुझे बस इतना पता है कि एक आदमी आधी रात को खिड़की के पास मंडरा रहा है। 1 घंटे में भोर हो जाएगी। इसे आधी रात कैसे कहा जा सकता है? लुमियन ने आदतवश बुदबुदाया। फिर उसने पूछा, क्या तुम उल्लू की वजह से नहीं आए थे? क्या तुमने नारोका को बाहर नहीं देखा? नारोका, औरों ने एक दुर्लभ भावहीनता का प्रदर्शन किया। लुमियन ने उस पल से लेकर जब वह जागा और उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर एक काली परछाई है और अजीब तरह से व्यवहार कर रही नारोका के जंगल में चले जाने तक की सारी घटना का वर्णन किया। जहां तक उस विशेष गुण की बात है जिसे उसने अपने सपने में ध्यान करते समय खोजा था, उसने पहले उस रहस्यमय महिला से सलाह लेने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह इस बारे में सोचे कि औरों को कैसे बताया जाए या कुछ समय के लिए इसे कैसे छिपाया जाए ताकि उसकी बहन उसे महाशक्तियां प्राप्त करने से न रोक सके। औरों ने अपनी खूबसूरत सुनहरी भौहें सिकुड़ी। नारोका के साथ शायद कुछ हो चुका होगा। भोर होते ही जाकर उन्हें देख लेना। लुमियन ने अवचेतन रूप से पूछा, क्या हो सकता था? मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने उसे देखा नहीं। मेरे लिए सही सही फैसला करना नामुमकिन है, औरों ने झट से जवाब दिया। क्या तुमने उसे सचमुच नहीं देखा? लुमियन को लगा कि उसकी बहन पूरे समय उस पर नजर रख रही थी। औरों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो देख सकते हो? अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मुझे किस कब्रिस्तान में दफनाना है। मैं बेवजह बाहर नहीं देखूंगी। मैं बस तुम्हारी हालत पर नजर रखूंगी। मैं तभी जागूंगी जब कुछ गड़बड़ होगी। ल्यूमियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और पलकें झपकाने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरी देखभाल करने के लिए ग्रांडे सोवा इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं। औरों ने गंभीरता से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो और जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए उसे मत सुनो। असाधारण शक्ति की खोज करना बहुत खतरनाक बात है। समझ गया। लुमियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसी समय उसने मन ही मन सोचा, ये खतरनाक है इसीलिए मैं तुम्हें अकेले ये काम करने नहीं दे सकता। डॉट डॉट डॉट। नाश्ते के बाद लुमियन ने अपनी बहन के निर्देशों का पालन किया और सीधे नारोका के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कई ग्रामीण खड़े थे, जिनमें उसके दोस्त, आवा के पिता गुइलॉम लेजियर, रेमुंड के पिता पियरे ग्रेग और पादरी के छोटे भाई पोन्स बेनेट शामिल थे। क्या हुआ? लुमियन ने सावधानीपूर्वक पोन्स बेनेट और उसके चारों ओर मौजूद कुछ गुंडों का चक्कर लगाया और रेमुंड के पास गया। रेमुंड ने उदास होकर उत्तर दिया, नारोका का देहांत हो गया। आह! लुमियन नारोका के साथ कुछ होने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मर चुकी होगी। रेमुंड बड़बड़ाता रहा। भोर होने से पहले पादरी उसे अंतिम संस्कार देने आया। 2 दिन पहले तक वह बिल्कुल ठीक और ऊर्जावान थी जब हमने उससे जादूगर की कहानी के बारे में पूछा था।
वह अचानक क्यों चल बसी? भोर से पहले लुमियन घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि ठीक उसी क्षण उसने नारोका को देखा था। पादरी के अंतिम संस्कार का सटीक समय कोई खास मायने नहीं रखता था। ल्यूमियन के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। तो मैंने जो देखा वो असल में नारोका का भूत था। उल्लू के उड़ने के बाद ये सब हुआ। क्या सच में किसी इंसान की आत्मा छीनी जा सकती है? हाँ, नारोका उस समय हुई जादूगर वाली घटना की गवाहों में से एक थी। अगर मैंने ग्रांडे सोवर की बात न मानी होती और अंधेरा होने के बाद बाहर न गई होती, तो शायद पादरी ने मेरा ही अंतिम संस्कार किया होता। हे, मेरे लिए उसका मतलब शायद मुझ पर थूकना ही होगा। रीमोंड ने उससे कोई बात नहीं की। वह 2 मंजिला घर के बाहर खड़ा रहा और चुपचाप नारोका के लिए शोक मनाता रहा। ल्यूमियन ने अपने विचारों पर काबू पाने के बाद ली, रेयान और वैलेंटाइन को आते हुए देखा। क्या यहाँ कुछ हुआ है? लुमियन के अभिवादन करने से पहले ही लिया ने पूछा। उन्होंने सड़क पर बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। लुमियन ने आह भरी और कहा, हे भगवान, एक सम्मानित बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया है। तो फिर आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? लिया ने बिना कोई सहानुभूति जताए पूछा, क्योंकि वह लुमियन के स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो पहले पहने थे। ल्यूमियन ने एक स्पष्ट इशारा किया जिससे लिया घबरा गई। क्या हुआ? रेयान ने पूछा। लुमियन मुस्कुराया। आप निश्चित रूप से डारियज के स्थानीय निवासी नहीं हैं। हम बिगोरे से हैं, रेयान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। बिगोरे इंटिस गणराज्य के रिस्टन प्रांत की प्रांतीय राजधानी थी, जबकि डारियज रिस्टन प्रांत की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक शहर था। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें कोडू गांव भी शामिल था। लुमियन ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप दारियज क्षेत्र के रीति रिवाजों से परिचित नहीं हैं। उसने पहले सोचा था कि ये तीनों विदेशी दारियज के अधिकारी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे प्रांतीय राजधानी बिगोरे से थे। ल्यूमियन ने चुपचाप ली और उसके साथियों के बारे में अपनी राय बदल ली। लगता है उनकी हैसियत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। लिया ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह के रीति रिवाज? क्या आप हमें बता सकते हैं? लुमियन ने उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की योजना बनाई थी, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी गोभी हो। मैं तुम्हें क्यों न बताऊं? जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी की अपनी कुंडली होती है। और डारियज क्षेत्र में, हम ये भी मानते हैं कि प्रत्येक परिवार की अपनी कुंडली होती है जो उन्हें मिलने वाली कृपा की मात्रा निर्धारित करती है। परिवार की मृत्यु और अंत्येष्टि, विशेषकर घर के मुखिया की मृत्यु, ऐसी अच्छी कृपा को छीन लेती है। राशिफल पर प्रभाव न पड़े और ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसलिए दफनाने से पहले हम मृतक को परिवार के केंद्र में, यानी रसोई में रखेंगे। फिर हम उसके कुछ बाल और नाखून काटकर घर में हमेशा के लिए रख देंगे और किसी भी मेहमान को उन्हें देखने नहीं देंगे। ऐसे समय में, यदि कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर में प्रवेश करता है, तो इससे संबंधित कुंडली पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी किस्मत का कुछ हिस्सा छिन जाएगा। इसलिए हम बाहर शोक मनाते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम दरवाजे से अंदर देखेंगे और गिरजाघर के बगल में कब्रिस्तान में इंतजार करेंगे। मैं समझ गया, रेयान ने सहमति में सिर हिलाया। ये ठीक उसी तरह है जैसे हर क्षेत्र के हर गिरजाघर में पवित्र अस्थियां रखी जाती हैं। ऋषि हमेशा वहीं रहते हैं जहां उनके शरीर का कोई अंश होता है। वह नारोका के घर की ओर मुड़ा, अपनी टोपी उतारी, उसे अपनी छाती से लगाया और शोक मनाने लगा। लिया और वैलेंटाइन ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। जब उनका काम पूरा हो गया, तो लुमियन ने उनसे कहा, मैं उसे देखने दरवाजे पर जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, रेयान ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लुमियन ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं तुम्हें वह नीली किताब ढूंढने में मदद करूंगा। इससे पहले कि लिया और अन्य लोग कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, वह एक तरफ हट गया और मुस्कुराया। आप हर दिन एक ही कपड़े क्यों पहनते हैं? जब हम लंबे समय तक किसी विदेशी धरती पर होते हैं, तो हमें दिखावे की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, रेयान ने सरल शब्दों में समझाया, जबकि लीह ने अनजाने में अपने घूंघट से लटकती चांदी की घंटी को छुआ। वैलेंटाइन और अन्य लोगों को विदाई देने के बाद, लुमियन नारोका के दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसे अपनी बारी आने से पहले काफी देर तक कतार में इंतजार करना पड़ा। लुमियन दरवाजे के पास खड़ी होकर सामने की रसोई की ओर देखने लगी। नारोका के शव को अभी तक ताबूत में नहीं रखा गया था।
वह कुछ बेंचों से बने एक साधारण पलंग पर शांति से पड़ा हुआ था। उसके नाखून कटे हुए थे और उसके पतले सफेद बाल पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और झुर्रियों ने उसके चेहरे की रेखाओं को और गहरा कर दिया था। लुमियन उसे ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भोर से पहले जब मैंने उसे देखा था, उसकी तुलना में उसका चेहरा और भी अधिक सफेद हो गया है। लुमियन ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले थोड़ा झुकते हुए मन ही मन सोचा। रेमोंड के साथ कब्रिस्तान जाते समय लुमियन ने अचानक अपना सिर पीट लिया। सैकरे ब्लू, मैं और को बताना भूल गया था। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? रेमोंड ने पूछा। वह और को हर बात की जानकारी देते रहने के महत्व को समझता था। और को ज्यादातर समय बाहर रहना पसंद नहीं था। अपने भाई के अलावा उसे दुनिया की कोई जानकारी नहीं मिलती थी। ल्यूमियन को एक अवसर दिखाई दिया और उसने कहा, संयोग से ये जगह आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे 2 दिनों के लिए अपनी नीली किताब उधार दे दीजिए। मेरी किताब के कुछ पन्ने चूहों ने कुतर दिए हैं, इसलिए मुझे इसकी नकल करनी है। ठीक है, रेमोंड सहमत हो गया। बहरहाल अंतिम संस्कार में अभी कुछ समय बाकी था। लुमियन घर लौट आया और को नारोका के निधन के बारे में सूचित करने से पहले उसने लिवरे ब्लू को छिपा दिया। वह आह भरे बिना नहीं रह सकी। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ तो हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उस उल्लू की वजह से हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लुमियन ने अपनी बहन की बात दोहराते हुए सहमति जताई। और ने संक्षिप्त रूप से सहमति जताते हुए कहा, अंधेरा होने के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको उन लोगों को चेतावनी देने का कोई तरीका ढूंढना होगा जो आपके साथ जादूगर की किंवदंती की खोज में निकले थे। लुमियन ने नारोका की मौत के बारे में बताकर रेमुंड को पहले ही डरा दिया था, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही जादूगरों की कहानी के बारे में पूछा था और उसे फिलहाल अंधेरा होने के बाद बाहर न जाने की हिदायत दी थी। ठीक है, उसने जवाब दिया। नारोका एक अच्छी इंसान थी। मैं कपड़े बदलकर उसके अंतिम संस्कार में जाऊंगी, और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो, या जाने से पहले कुछ किताबें पढ़ना और अभ्यास करना चाहती हो? ऐसे समय में भी मैं टेस्ट सेट क्यों कर रही हूँ? लुमियन अपनी बहन के विचारों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। ये देखते हुए कि उसे लिवरेज ब्लू की तुलना करनी थी, उसने और से कहा, मैं जाने से पहले एक शोध पत्र लिखूंगा। बहुत बढ़िया। और काफी खुश थी। और के जाने के बाद लुमियन के चेहरे पर उदासी छा गई। वह दूसरी मंजिल पर गया और अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। उसने रेमुंड से उधार ली हुई नीली किताब निकाली और उसकी तुलना घर पर मौजूद किताब से की, जिसमें से कुछ शब्द कटे हुए थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और लुमियन ने एक एक करके संबंधित शब्दों को जोड़ा और उन्हें कागज के एक टुकड़े पर लिख डाला। उसने दोनों वाक्यों की लंबाई के अनुसार बदलाव किए, और जल्द ही उसके सामने मदद के लिए एक संभावित अनुरोध का सार उभर आया। हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। हमारे आसपास के लोग अजीब होते जा रहे हैं।